बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 जून और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले एयरपोर्ट का जश्न ख़त्म। नेशनल लेवल के ऊपर जो कौमी इस्तकबाल और सेलिब्रेशंस थी वो ख़त्म। अध खिले जो फूल ख़रीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। ये वो पहली खबर है जो आपके सामने रखनी है। तफसील से आपको आगाह करेंगे कि क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है। उसके अलावा जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है उसकी बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन अब सामने आई है। आप हैरान हो जाएंगे, होशरुबा किस्म की इन्फॉर्मेशन है कि ईरान के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया। फिर हमने बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ बजट पास ना हो। अब बात हो रही है बजट पास करने की। दरमियानी रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए फील्ड मार्शल साहब की वापसी की। आपको ये तो पता ही है कि फील्ड मार्शल साहब सदर ट्रंप के साथ लंच करने के बाद टर्की पहुंचे थे और टर्की के अंदर उन्होंने तैयब अर्दोगान साहब के साथ मुलाकात की थी। वो उनकी प्लान मुलाकात नहीं थी, जाहिर है प्लान हो कैसे सकती थी। ये जो कुछ हुआ आपके सामने ही है ईरान का, उसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने सोचा उनको भी ये मुलाकात करनी चाहिए। वो भी वहाँ पहुँचे। वहाँ से उन्होंने पहुँचना था पाकिस्तान। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग। तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल खरीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था। बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था। फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल खरीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। जी हाँ, वो ऐसा नोबेल इनाम के लिए हमने उनको नामजद कर दिया कि अब वो हमारे गले पड़ गया। अब उसी वजह से, क्योंकि उसकी अब हजीमत इतनी हमारे लिए बन गई है। अभी 2 दिन पहले मैं आपको जब कह रहा था और आप में से कोई भी मेरी बात, मुझे पता था इस तरफ से जब मैं कह रहा था और आप कह रहे थे कि गिल साहब क्योंकि इमरान खान साहब के साथ काम किया हुआ है, उनके साथ इनका लगाव है, तो ये ऐसे ही हमें अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। जब मैं आपको कह रहा था कि सब कुछ इतना बुरा नहीं होता, पतंग जब बहुत ऊंची चली जाए तो या वो कटती है या उसे समेटना पड़ता है, वहाँ पर लहराना ज़्यादा देर मुश्किल होता है या उड़ना वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। तब आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज देखिए वो तमाम काम जो 2-4 दिन पहले जश्न और पोस्चरिंग की जा रही थी, उस तमाम को अब डिलीट किया जा रहा है। उस तमाम को समेटने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि असी वापस आ गए किसी नू दसी ना। एग्जैक्टली लोगों को कहा जा रहा है कि नोबेल इनाम की तो बात ही ना करें। जी हाँ, पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी बड़े टेलीविज़न हैं उनके डायरेक्टर न्यूज़ को बुलाया गया और ये अदील साहब की खबर है सियासत पीके से। उन्होंने ये सबसे पहले खबर दी थी, उन्हीं का क्रेडिट बनता है। पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है उसको बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि ख़बरदार आप में से किसी ने सदर ट्रंप के लिए जो हमने नोबेल इनाम की जो नामजदगी की है उस पर आपने बात नहीं करनी। अगर आपने बात की तो फिर आपका जो हशर होगा वो आप खुद देखेंगे। उसके साथ साथ इतनी ही इंस्ट्रक्शन नहीं थी, साथ ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी गेस्ट ने नोबेल इनाम के ऊपर कोई बात करने की कोशिश की तो उसको सेंसर कर दें, काट दें उसे। नोबेल इनाम का जो लफ्ज़ है वो नहीं आना चाहिए, वो बहुत ख़तरनाक है, हमारे लिए मामला बहुत ही गंभीर हो गया। यही नहीं, अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे ईरानी सफ़ीर जो है उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब बुरा वक्त हो ना तो बंदा ऊँट पर भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है, और ये मैं आपको 4-5 दिन पहले बता रहा था, तब आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, गौर नहीं कर रहे थे। अब ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में बैठ के ये सवाल किया है कि सदर ट्रंप ने जिस तरीके के जंगी जराइम किए हैं, मीन कत्ल गारत और सब जिसमें वो शामिल है, ईरानी सफ़ीर के मुताबिक उनको तो आपने नोबेल इनाम दे दिया, तो उनसे भी बड़े बड़े जंगी जराइम करने वाले लोग हैं। उनका इशारा नेतन्याहू की तरफ था। तो उन्होंने कहा उनको फिर आपने क्या देना है।
वैसे ईरानी सदर को हमारी कैपेबिलिटी का नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास तमगाए हुस्न कारकर्दगी, तमगाए शुजात, तमगाए बसालत, इधर तो तमगे ही तमगे। आप ये देखें ना कि जिनसे कोई देगे ना पकवाए, हमने उस तरह के लोगों को तमगे दे डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो अभी अभी दिए थे, मतलब सोरवर्दी साहब, दूसरे हमारे जो दोस्त हैं। यकीन करें शादी के दिन लोग ऐसे लोगों को देख के करीब नहीं बैठने देते कि इन्होंने खाना जिस तरीके से लोगों को देना है, ये देगें ख़त्म हो जानी हैं, तो ऐसा बंदा देगों के करीब जाए तो उसको बड़े प्यार से कोई दूध सोडा बना कर देते हैं कि आप आई तो इधर बैठ, इधर पंखे के नीचे बैठो, ये देगों के पास ना बैठो, तबाही फेर दोगे। उनको हमने तमगे दिए, तो हमारे पास तो इतने तमगे। लेकिन बहरहाल ईरानी सदर ने यह सवाल पूछा कि आपने सदर ट्रंप को 2-4 महीने हुकूमत में आए, जो उन्होंने किया वो सबके सामने है, ये जंगों से रिलेटेड, आपने उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया, तो जो दूसरों ने उनसे बड़े जुर्म किए उनके साथ आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि ये मज़े का खेज़ है जो कुछ किया गया है। उन्होंने इसका मतलब इस पर अफसोस भी किया और इसका मजाक भी उड़ाया। तो ईरानी सफ़ीर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ख़ास नहीं चलने दी गई। उसके साथ मैंने आपको बता दिया टीवी पर क्या अहकाम थे। अब इससे ज़रा पहले ये सब जो मामला था, ये ख़राब होने से पहले हुआ क्या? ख़राब होने से पहले जो इनके जर्नैली टाउट थे, उन्होंने क्या तबसरे किए थे, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। एक ने कहा कि फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने उनकी बातों का गहरा असर लिया है, अगले 2 हफ्ते कुछ ना करने का कह दिया है। मतलब कि टाउट आपको बता रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब ने ट्रंप को कह दिया कि अगले 2 हफ्ते आपने कुछ नहीं करना। व्हाइट हाउस ने भी फील्ड मार्शल की बातों का असर लिया है, अब अगले 15 दिन कुछ भी होगा फील्ड मार्शल को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अगले 15 दिन में कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि अब फील्ड मार्शल को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मतलब ये बताया गया कि 15 दिन के लिए सदर ट्रंप को रोक दिया और अब फील्ड मार्शल साहब जो है वो सुलह करवाएंगे अमेरिका की और ईरान की। अगले एक और साहब हैं, उन्होंने कहा, वो साजिद तारड़ साहब हैं गालिबन, वो जो ट्रंप के जाली मशीर यहाँ पर बना के मीडिया पेश किया करता था। आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात का पहला फल आ चुका है। फील्ड मार्शल ने 2 हफ्ते का वक्त लिया है। इसी दौरान वो ईरान से और सदर ट्रंप इसराइल से बात करेंगे और ये जंग खत्म हो जाएगी। अब अगर सोचें, किसी भी वजह से अगर सदर ट्रंप को 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ जाता और हमला ना होता, तो जिस तरीके से हमने एयरफोर्स वाला सारा मामला अपने खाते में डाला, ये भी हमने डाल जाना था। और फिर होता को दुनिया में हमें मनाने वाला कि ये सुलह हमने नहीं करवाई, बोर्ड लग जाने थे। अभी जो जश्न हमने कैंसिल किया एयरपोर्ट के ऊपर, जो इस्तकबाल होना था वो हमने कैंसिल किया। जो घोड़े नाचने थे, जो पूरे मुल्क में जश्न होना था, वो हमने कैंसिल किया क्योंकि उल्टी पड़ गई। अब अभी तो हमने वो खाना हजम भी नहीं किया था, खा के हजम नहीं कर पाए थे, तो सदर ट्रंप ने हमला कर दिया। और हमने अभी तता नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद किया था और उन्होंने हमला कर दिया, वो भी 7 B-2 बॉम्बर्स के साथ, और उन्होंने दर्जनों जो हैं वो मिसाइल मार दिए और पूरे ईरान को हिला के रख दिया। तो अब हम फंसे हुए हैं, जाएं तो किधर जाएं। और सबसे ज़्यादा एक अगला आपको और बयान सुनवाते हैं। बड़ी समझदार आदमी है और तेज़ आदमी है, लेकिन आजकल गलत साइड पे खड़े, वैसे सारी ज़िंदगी गलत साइड पे खड़े रहे हैं, लेकिन आजकल वो भी फंसे हुए हैं। वो सब बहुत करते हैं जब लोगों ने समझाएं। वो कहते हैं कि मुमकिन है कि नोबेल इनाम की ख्वाहिश खुद पसंद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाई में शिरकत से रोकने का सबब बन जाए। हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट किया था, उन्हें भी लगता था कि ये मास्टर स्ट्रोक है फील्ड मार्शल साहब का उन्हें नोबेल इनाम देने में। वो पढ़ा है नोबेल इनाम और वो पढ़ा है ट्रंप, और ये जो कुछ हुआ है वो आपके सामने खबरें और है मेरे पास। मैंने क्विकली आगे बढ़ना है, वरना इन खबरों के अंदर मजाक का बहुत सारा तजिया था। तो अब नोबेल इनाम के ऊपर बात करना हमारी छेड़ बन गई है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। चुप करके हम एयरपोर्ट से घर आ गए और कोई हमने चू नहीं की, वरना एयरपोर्ट के ऊपर जनाब ढोल ढमके होने थे और पूरा फुल किस्म का हमारा इस्तकबाल होना था। तो ये मुकम्मल मामला जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक और काम हो गया, हमने मजम्मत की, अमेरिका का नाम लिए बगैर, इसराइल का नाम लेके इधर उधर, कहीं पे नाम लिया कहीं पे नहीं लिया, मतलब एक हाफ कुक्ड सी हमने मजम्मत की। अब मार्को रूबियो ने हमारा वो पर्दा भी नहीं रहने दिया, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ बयान दिए हैं, मजम्मत की है, दरअसल वो पीठ पीछे अंदर खाने, वो सब हमारे साथ मुतफिक हैं कि ये कार्रवाई ज़रूरी थी। वो कहते हैं हमारी मजबूरी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें आपकी मजम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लगे रहो, आप ठोक के रखें। और उन्होंने कहा कि सिर्फ ईरान अकेला जो है वो इस पर परेशान है, बाकी तमाम ये मुल्क जो हमारी मजम्मत कर रहे हैं ये अंदर से हमारे साथ हैं। बीच में ही उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को भी लपेट दिया है। अब ये भी एक मामला, ये हमें याद आ गया विकी लीक्स का ज़माना। विकी लीक्स में एक लीक शुदा अमरीकी सफारती डॉक्यूमेंट में इंकशाफ हुआ था कि पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से कहा था कि आप पाकिस्तान में ड्रोन हमले करते रहें, हम कौमी असम्बली में इनके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन आप ना रुकें, आप करते रहें। इधर आवाम को हमने आरे लगाना है, आप अपना काम जारी रखें। तो ये वही वाली बात हमें याद आ गई।
अच्छा जी, आगे ज़रा मैं खैबर पख्तूनख्वा के बजट पे क्विकली बात करूं, फिर मैंने आपको जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन है उसकी कुछ बहुत ही सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है वो आपके सामने रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बारे में इमरान खान साहब का वाज़ेह ट्वीट मौजूद है कि ये पेश कर लिया है, चलें ठीक है, ये पास तब होगा जब मुझे ये लोग आके अप्रूवल देंगे। अब ये जो पैगाम था इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। इमरान खान साहब का बहुत ही सॉलिड सीधा सीधा पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगा हुआ है। उनकी बहनों के थ्रू ये पैगाम आया था कि पहले तो आया था कि पेश भी नहीं होगा, फिर पेश हो गया, उन्होंने कहा पेश होना कोई मसला नहीं है, पास नहीं होगा। अब कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने एक अलामिया निकाला कि पॉलिटिकल कमेटी सारी ने एंडोर्स किया। मैं तो उसमें मौजूद नहीं था, मैं मीटिंग्स अटेंड नहीं करता। तो जब मैंने अलामिया पढ़ा तो मैंने तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उन तक अपना पैगाम भेजा, कुछ मैंने रिसर्च की बैठ के, और मैंने उनको कोई नया आइडिया दिया कि इसको हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने तो उनको यही कहा कि क्योंकि इमरान खान साहब वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि जब तक उनकी अप्रूवल ना हो तो हमें बजट बिल्कुल पास नहीं करना चाहिए। उस पर कुछ जो अकाबरीन थे उन्होंने कहा कि फिर तो हुकूमत गिर सकती है, असम्बली गिर सकती है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत रिसर्च की, मैंने कहा आप लोग दुरुस्त नहीं कह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने उनके सामने रिसर्च रखी, मैंने उन्हें बताया कि ये कनाडा के अंदर ओंटारियो के अंदर कोविड-19 में डिस्ट्रप्शंस की वजह से बजट डिले हुआ था और उन्होंने सिर्फ थोड़े दिनों के लिए बजट पास किया था, पूरे साल का मीन एमरजेंसी बजट उन्होंने पास किया था। ब्रिटिश कोलंबिया दूसरा प्रोविंस है उनका, वहाँ पे भी हंग पार्लियामेंट थी और उसकी वजह से इलेक्शन डिलेड और दूसरी वजहों की वजह से वहाँ भी इसी तरीके से बजट नहीं पास कर सके थे। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट न्यू साउथ वेल्स, वहाँ पे भी फेडरल इलेक्शन की टाइमिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, बजट पास नहीं हो सका था। फिर स्टेट उनकी विक्टोरिया है, उसमें भी इसी तरीके से कोविड-19 में बजट पास नहीं हो सका था। फिर इंडिया, दूर क्या जाना है, केरला में फिस्कल डिस्प्यूट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मीन जैसे हमारे भी सूबे कहते हैं हमारा इतना पैसा है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है इतने पैसे हैं, तो केरला में उनका भी फटा था अपनी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो सूबे ने, स्टेट ने अपना बजट पास नहीं किया था और सिर्फ थोड़े दिनों के लिए एमरजेंसी बजट पास किया था ताकि हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी, दूसरे ज़रूरी काम, पुलिस, ये काम सारे चलते रहें, पूरा सूबा बिल्कुल रुके ना। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ था। फिर और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, बवेरिया है और बहुत सारी और आगे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब मैंने फिर लीडरशिप के सामने रखी। मैंने उन्हें कहा कि ये पूरी दुनिया में और अमेरिका में तो ये अक्सर होता है, जब हुकूमती अपोजिशन बेंच या हुकूमती बेंच के दरमियान भी हुकूमत के लोगों की भी आपस में ये बात तय नहीं होती कि बजट की प्रायोरिटीज़ क्या सेट करनी है, तो वो बजट को नहीं पास करते। गवर्नमेंट जो है वो लॉक हो जाती है, मतलब कि टेम्परेरी गवर्नमेंट शट हो जाती है और वो फिर सिर्फ एमरजेंसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का बजट पास करते हैं ताकि हुकूमत चलती रहे और उतनी देर में नेगोशिएशन करके अपना बजट फिर पूरे साल का पास करवा लेते हैं। हमें बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए, इमरान खान साहब जब अप्रूवल दें तो हमें तब बजट पास करना चाहिए। एग्जाम्पल्स मौजूद हैं पूरी दुनिया से हमारे सामने, और हमें भी यही करना चाहिए कि हमें अगर बहुत मजबूरी हमें नज़र आए तो हम 10 दिन का, 15 दिन का बजट पास कर लें। वो 15 दिन पूरे हो जाएं फिर 15 दिन का कर लें। अगर ये इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते, जो कि हमारा आइनी हक है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है हम जो है वो बजट पूरे साल का पास करके बैठ जाएं। हमारा आइनी हक नहीं पूरा हो रहा, तो आप 15-15 दिन का बजट पूरा पास करें और देखते हैं कितनी देर तक ये चलते हैं और कितनी देर तक हम चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है उसको मिनो ऑन जो है वो तस्लीम भी किया जाए और माना भी जाए। अब ये जो मशवरा मैंने उनके सामने रखा है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि वो जो एक पूरे का पूरा बयानिया था, हुकूमत गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हुकूमत तहलील हो जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएगी, वो सब आर्गूमेंट फारिग हो गया है। अब या तो टेम्परेरी बजट पास करें या ना करें। और वैसे भी किसी भी हुकूमत से ज़्यादा खान साहब की इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अगर इंस्ट्रक्शन दी है तो इन तमाम चीज़ों को सोच के दी है। मेरे ख्याल में उनको पता होगा कि हुकूमत भी गिर सकती है, सब कुछ पता है उन्हें। अगर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है तो बहुत सोच के दी है, इसलिए उनकी इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए। तो ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आने वाले दिनों में देखते हैं। बहरहाल अदील राजा साहब जो अर्शद शरीफ के प्रोड्यूसर हैं, उनका मैं वीलॉग देख रहा था, उन्होंने तो इससे भी उम्दा मशवरा दिया। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, पूरा ही बजट पास कर दें, उसमें जो IMF से रिलेटेड फेडरल गवर्नमेंट ने सूबे को कहा हुआ है इतना सरप्लस रखें, ये करें, वो सब निकाल दें, अपनी मर्जी का बजट पास कर दें, ये खुद ही आपके पीछे फिरेंगे। क्योंकि IMF कहेगा ये क्या किया आप लोगों ने, IMF नाराज़ हो जाएगा क्योंकि IMF की बातें आप अपने सूबे में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी है आपकी असम्बली की। ये भी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बताया है और उसके बाद ये खुद ही आपके पीछे फिरेंगे। लेकिन ये बहरहाल बहुत सारी बातें डिस्कशन तलब है, लेकिन जो रूल ऑफ थंब है वो यही है कि इमरान खान साहब से बात किए बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जो मिडनाइट हैमर, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत सनसनीखेज आपको खबरें देंगे। ये तो अब आपको पता है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें जहाज़ जो है वो ऑल द वे अमेरिका से आए। अब कुछ फैक्ट्स आपको क्विकली बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा तजिया उनके ऊपर कर दूंगा। ये अमेरिका की तारीख का लार्जेस्ट B-2 बॉम्बर,
ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं, अमेरिका के जहाज़ हैं ख़ास किस्म के, B-2 बॉम्बर स्टेल्थ प्लेन है। ये फुटबॉल ग्राउंड जितना ये चौड़ा जहाज़ है, ये बहुत चौड़ा जहाज़ है, शायद 150 मीटर इसके जो विंग्स हैं वो खुलते हैं, तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना ये बड़ा जहाज़ है। ये छोटा सा जहाज़ नहीं है, फाइटर जहाज़ जैसे होते हैं, ये बहुत बड़ा जहाज़ है। और ये इसमें 7 जहाज़ इस्तेमाल हुए। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा B-2 बॉम्बर्स का ऑपरेशन था और सिर्फ 25 मिनट इन्होंने लगाए। ये सारी की सारी बमबारी इन्होंने जो अमरीकी वक्त है उसके मुताबिक 6:40 और जो ईरानी वक्त है 2:10 सुबह से शुरू करके, और इन्होंने कोई 2:35 तक ये ऑपरेशन किया। 25 मिनट में टोटल ऑपरेशन इन्होंने मुकम्मल कर दिया। इसमें इन्होंने जो वेपन किए वो 75 मिसाइल्स यूज़ हुए और इसमें जो बॉम्ब्स और मिसाइल्स यूज़ हुए 24 इसमें टॉमाहॉक मिसाइल्स जो अमेरिकी एक सबमरीन बहरी बेड़े से चलाए गए वो चलाए गए। और उसके बाद पहली दफ़ा इसके अंदर 14 GBU-57 वो जो दुनिया का वज़नी तरीन बम है वो 14 बम वो चलाए गए। एक जहाज़ के अंदर 2 बम हो सकते थे मैक्सिमम, क्योंकि ये 7 ये B-2 बम्बार गए थे बमबारी करने, तो ज़ाहिर है 14 ही हो सकते थे मैक्सिमम, तो 14 के 14 उन्होंने फेंक दिए नीचे उन जो 2-3 न्यूक्लियर एसिड से, स्पेशली फॉर्डो के ऊपर वो 14 बम इन्होंने फेंके। ये ड्यूरेशन जो फ़्लाइट का था, थोड़ा सा अब आपको ये बता दें, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये टोटल अमेरिका ने 21 जहाज़ बनाए थे। ये उस वक्त 1997 में 1997 में जब इनको बनाना शुरू किया था या उस वक्त बनाए थे, तो एक जहाज़ की कीमत तकरीबन $2.1 अरब थी। $2.1 बिलियन में एक जहाज़ बना था। टोटल 21 जहाज़ अमेरिका ने ये बनाए थे। अब इसकी कीमत जो है एक जहाज़ की वो तकरीबन $4 अरब है। इन्फ्लेशन और बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी कीमत एक जहाज़ की इस वक्त $4 अरब है। 2008 में एक जहाज़ गिर गया था। 2022 में एक और जहाज़ जो है वो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया या ज़ख्मी हो गया, ज़ख्मी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चलें ज़ख्मी हो गया, तो अब ये 19 जहाज़ ऑपरेशनल है। इन जहाज़ों को अमेरिका में ही रखा जाता है। मिज़ूरी की जो वाइट मैन गालिबन एयरफोर्स है बेस, वहाँ पर ये खड़े होते हैं, वहीं से ये उड़ाए गए। इनके बारे में अमेरिका इतना ट्रस्ट नहीं करता किसी और जगह पर इन्हें खड़ा करने के लिए। क्लाइमेट कंट्रोल बंकर चाहिए इनके लिए, जो भी जिस भी जगह पर हैंगर बंकर कह दिया मैंने, माजरत, क्लाइमेट कंट्रोल हैंगर्स चाहिए जहाँ पर इनको खड़ा करना है, क्योंकि बहुत ही महंगा एयरक्राफ्ट है। इनकी रीफ्यूलिंग होती रहती है और ये लंबी परवाज़ ले सकते हैं। बहुत ऊँचा उड़ते हैं और इतना ऊँचा उड़ते हैं कि किसी रडार वगैरह में भी आराम से नहीं आते। तो ये यहीं से उड़ के गए मिज़ूरी से और ऑल द वे ये गए। एक तरफ की 18 घंटे की इनकी फ़्लाइट थी, वापसी की भी इस तरह, तो 37 घंटे ये लगातार उड़ के गए और वापस आए। कहीं पर ये उतरे नहीं, कहीं पर इन्होंने सांस नहीं लिया, रिफ्यूल होते रहे रास्ते में, क्योंकि 7 बड़े जहाज़ उड़ रहे थे जो इनकी रिफ्यूलिंग कर रहे थे। और जब ये पहुँचे तो इन्होंने बमबारी की, ये निकले वापस, तो उसके बाद जो मैरीन से वहाँ से जो टॉमहॉक मिसाइल्स थे उनको फायर किया गया ईरान के एक दूसरे जो इस्फहान का उनका एटमी सेंटर था उसके ऊपर। अच्छा, अब आपको ये बता दें कि टोटल 125 एयरक्राफ्ट, ये सिर्फ यही 7 B-2 बम्बार इस्तेमाल नहीं हुए, टोटल 125 जहाज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुए। उसके साथ साथ इसमें सबमरीन्स भी थी, इसमें और भी बहुत कुछ इस्तेमाल हुआ, लेकिन 125 फाइटर प्लेन इस सारे काम के अंदर इस्तेमाल हुए। अच्छा, फिर थोड़ा सा फ्रॉड भी किया गया। जब जहाज़ उड़े तो उससे पहले 2 B बॉम्बर, 7 तो गए हमला करने, उनसे पहले 2 B-2 बॉम्बर जो है वो उड़ाए गए मिज़ूरी से, और उनकी जो कम्युनिकेशन थी उसको ओपन रखा गया, और जिसको हमने भी फॉलो किया, सब ने फॉलो किया। वो 2 जहाज़ जो हैं वो गए पैसिफिक की तरफ, वो दूसरी तरफ जापान वगैरह की तरफ वो यहाँ से उड़े अमेरिका से, लेकिन बाकी 7 जो हैं वो उड़े यहाँ से फिर ईरान की तरफ। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स ने, जाहिर है उनके बारे में भी खबर वगैरह मेरा ख्याल दे दी थी, तो ये उसको थोड़ा सा डिकॉय करने के लिए, थोड़ा सा धोखाधड़ी करने के लिए, या चाल एक कह लें फौजी किस्म की, कि उन्होंने दिखाए उधर और भेजे उधर। तो 2 उधर भेज दिए और 7 जो हैं वो इस तरफ भेज दिए ईरान की तरफ, जो आपको मैंने बताया कि 18 घंटे लगातार फ्लाई करके वहाँ पर पहुँचे। 25 मिनट में तमाम टारगेट्स को इन्होंने वहाँ पर टारगेट किया। ईरानी एयर डिफेंस ने आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि उसको पहले ही ये तबाह कर चुके हुए हैं, और हाईली क्लासिफाइड था, किसी को इस ऑपरेशन के बारे में पता नहीं था, सवाए चंद लोग जो वाशिंगटन DC में जो इनकी टॉप लीडरशिप है। जब वहाँ से जहाज़ वापस निकल आए तो तब कांग्रेशनल जो लीडर्स हैं या रेलिवेंट लोग हैं उनको बताया गया। उससे पहले सिर्फ चंद लोगों को इस पूरे ऑपरेशन का पता था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 4 बिलियन का एक जहाज़ है। 1 घंटा उड़ाने की इस जहाज़ की कॉस्ट $1.5 लाख है।
$150,000। अगर हम ये सब कुछ कैलकुलेट करें तमाम, तो ये पाकिस्तानी रुपयों में, अगर हम टॉम हॉक मिसाइल्स की बात करें तो 150 मिलियन के वो हैं। GBU बॉम्ब्स की बात करें तो वो भी को तकरीबन 120 मिलियन के हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जो जहाज़ उड़ाए तो ये भी कुछ 40 मिलियन के करीब इनका खर्चा है, ये जो जहाज़ फिर इसके अलावा मैंने बताया कि 125 और एयरक्राफ्ट्स हैं, सब मेरीन्स हैं। ये सारा खर्च पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम देखें तो 150 अरब रुपया लगता है। 25 मिनट के इस ऑपरेशन पर अमेरिका ने 150 अरब रुपया पाकिस्तानी, तकरीबन 125 से 150 अरब रुपया पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके ऊपर खर्च किया है। हमले से कबल सफारती चैनल्स के ज़रिए ईरान से रब्ता किया और बता दिया था कि वो सिर्फ फ़ज़ाई हमला करने का इरादा रखता है और ये कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश मंसूबे का हिस्सा नहीं है। ये